अच्छा जी। हम लोग बेटा पिछले पार्ट में पढ़े थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। वो मैं आपको अभी थोड़ा दोबारा इसमें बता देता हूँ। ये उस प्रीवियस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो कॉल्ड डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग। ये जेनेटिक्स का एक ऐसा मेथड है जो कि बेस पेयरिंग पे काम करता है। और आपको पता है बेटा बेस पेयरिंग सीक्वेंस डीएनए का क्या होता है। स्पेशली जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए क्लास सेकेंड ईयर में। बेस पेयर सीक्वेंस का मतलब कि आपको पता है कि सर ए के सामने हमेशा टी लगता है, या वाइस वर्सा एंड जी के सामने हमेशा सी लगता है, एंड वाइस वर्सा। यानी कि ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर ग्वानिन एंड सी फॉर साइटोसिन इन केस ऑफ डीएनए। अच्छा जी, तो क्या चीज़ है बेटा ये द टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1984 बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट एलेक जेफरीज आफ्टर ही नोटिस दैट सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ हाईली वेरिएबल डीएनए known as mini satellites which do not contribute to the function of genes are repeated within genes. Jeffries recognized that each individual has a unique pattern of mini satellites. ये एलेक जेफरी साहब ने ऐसे डीएनए जिनका मतलब ये जो बहुत ज़्यादा हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल भी है, और इनका जीन्स के फंक्शंस में एज सच कोई रोल नहीं, कोई पार्ट नहीं है। तो ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस या ऐसे डीएनए को इन्होंने क्या दिया था, मिनी सैटेलाइट्स। क्या क्या दिया था, मिनी सैटेलाइट्स। तो ये एक अच्छा इसका की पॉइंट है। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उसकी एक ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो बेटा डीएनए सैंपल लिखा हुआ है। डीएनए सैंपल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस डीएनए को और मज़ीद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ब्रेक किया, जिन पीसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लिप्स, आर एफ एल पीस। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। उसके बाद फिर ये एक टेक्निक है। अच्छा बेटा वो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना कि ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव के बात आने में, जिसमें हम लोग नाइट्रोसेलुलोज, हम लोग पीस ऑफ पेपर, हम लोग ये सब जो इस्तेमाल कर रहे थे बेटा, हम लोग उसमें डीएनए प्रोब इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग उसमें एट द लास्ट एक्सरे फिल्म इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरी टेक्निक को सदन ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सदन ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है जी। तो उसके बाद एंड में हमें जो पता चलता है, ये पिक्चर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सर इसमें गौर करो बेटा, इसमें लिखा हुआ है एक, ये दो और ये तीन। ये तीन जो पैटर्न्स हैं हमारे पास, इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है इट इज़ अ सेक्शन ऑफ विक्टिम्स डीएनए। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ सेक्शन ऑफ सस्पेक्ट्स डीएनए। और इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन हेयर। एक क्राइम हुआ एक जगह पे, वहाँ से हमें एक बाल मिला, हमें एक हेयर मिला। ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें काफ़ी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों से, चाहे वो हेयर हो, चाहे सीमेन हो, चाहे आपका किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म का ब्लड हो, उसके ज़रिए से भी। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है 24 रिपीट्स ऑफ जीटी। आपको पता है बेटा ये जीटी वही सब जो बेसिस है, ये जो बेस पेयर सीक्वेंस है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है 16 रिपीट्स ऑफ ATGG। यहाँ लिखा हुआ है 66 रिपीट्स ऑफ ATT। या ये लिखा हुआ है यहाँ पे देयर आर 3 रीजन्स ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। अगर मैं इसको इससे मैच करूँ तो यहाँ पे 24 रिपीट्स हैं जीटी की, यहाँ पे 49 रिपीट हुए हुए, यानी कि यहाँ पे 24 बार जीटी रिपीट हुए हुए इस सीक्वेंस में, तो यहाँ 49 बार हुए हुए। और यहाँ पे 16 हुए हुए, तो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ 66 है, यहाँ 51 है। तो ये एक दूसरे से तो मैच नहीं कर रहे, और ये होने भी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये अभी ये विक्टिम्स डीएनए, ये सस्पेक्ट डीएनए। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अब आप ज़रा देखिए अब क्या सीन है। ये एक ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड है जो विक्टिम था। ठीक है जी। और ये सस्पेक्ट है, और ये हमें मिला है उस जगह पे, ये है उस जगह पे मिलने वाला हेयर, उसका डीएनए। अब वो इसका अगर मैच हो गया तो समझो यही है नंबर 2 वाला, यही सस्पेक्टेड जो था। अब ये आप कह सकते हो कि यही असल मुजरिम है। अच्छा नंबर 3 में क्या लिखा बेटा, नंबर 3 में सेक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन हेयर। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं मैच करूं, यानी कि हमें जो क्राइम की जगह से जो हेयर मिला है, अगर मैं इसको सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करूं, तो क्या चीज़ है बेटा 49 रिपीट्स ऑफ जीटी, 49 रिपीट्स ऑफ जीटी, 16 रिपीट्स ऑफ एटीजीजी, 16 रिपीट्स ऑफ एटीजीजी, 51 रिपीट्स ऑफ एटीटी, 51 रिपीट्स ऑफ एटीटी। तो अब ये पूरा मैच हो गया। तो यस वी कैन नाउ श्योरली से बाय द हेल्प ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि यस
कि यही जो हमारा है, यही असल आप कह सकते हो कि मुजरिम है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक। अच्छा, एक और हमारे पास इस चैप्टर में बेटा टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसको भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। थोड़ी सी इसको मैं पिक्चर जी। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या चीज़ है? Cystic fibrosis is a hereditary disease that affects the lungs and digestive system। तो सबसे पहले बेटा जो बच्चे भी बुक सिम टेक्स्ट बुक को जिनके हाथ में बेटा वो मैं बता देता हूँ, और जिनके पास अभी नहीं है उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का टास्क है, समझो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना। पेज नंबर 214 और चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। इस 214 पेज में मैं आपको जो पढ़ने को दे रहा हूँ उसमें ये 214 पेज में पैराग्राफ नंबर 3 है जो स्टार्ट हो रहा है, जेनेटिक डिजीजेस फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, एक होते हैं यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स, एक होते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स। ठीक है जी, यूनिफैक्टोरियल और मल्टीफैक्टोरियल में नाम से फ़र्क पता चल जाता है कि इसमें सिंगल जीन डिफेक्ट किस में होगा, मल्टीपल जीन इफेक्ट किस में डिफेक्ट किस में होगा। मल्टीपल जीन के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इस पे काफ़ी सारे सवालात मैंने देखे आते हैं, और मतलब आते हैं ऐसे मुराद, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये ज़रा पढ़िएगा इसको। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है बेटा? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा हेरिडिटरी है कि एक ऐसी जेनेटिक या इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है आपके लंग्स और स्पेसिफिकली मोस्ट कॉमनली डाइजेस्टिव सिस्टम। इस बीमारी में होता क्या है? द बॉडी प्रोड्यूसेस थिक एंड स्टिकी म्यूकस दैट कैन क्लॉक, या ये जमा हो जाता है लंग्स में, और एंड ऑब्स्ट्रक्ट द पेनक्रियास। इट कैन ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द पेनक्रियास। पेनक्रियास की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है बेटा, चैप्टर नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पेनक्रियास की इंपॉर्टेंस में अगर मैं बात करूँ इंसुलिन, तो वो फिर गलत नहीं होगा। तो ये अब ये जो बीमारी है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि पेनक्रियास हो गया, लंग्स, अगर मैं पेनक्रियास को भी बहुत बाद में रखूँ, जब मैं सबसे बात कर दूँ पहले लंग्स की, तो समझ जाओ बेटा लाइफ थ्रेटनिंग तो ये है ही। अच्छा, cystic fibrosis CF can be life threatening and people with the condition tend to have a shorter than normal lifespan। lifespan इनका नॉर्मल लोगों से कम है। Cystic fibrosis is an inherited disease caused by mutations या changes in a gene on chromosome 7, one of the 23 pairs of chromosome। बेटा क्रोमोसोम नंबर याद रखना है आपको, एज पर योर एमकेट क्रोमोसोम नंबर 7 है आउट ऑफ 23 pairs of chromosome। अच्छा, दैट चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है जी। सी एफ सॉरी, सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस इन द जीन्स दैट मेक्स अ प्रोटीन कॉल्ड। ये चीज़ें ज़रूरी जो आपको बेटा पढ़नी है। लास्ट सेंटेंस को मैं पूरे को अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। एक मिनट बस। ठीक है जी, क्या लिखा है बेटा? सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस इन द जीन दैट मेक्स अ प्रोटीन। नॉर्मली बेटा हमारी जो मतलब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स नहीं हैं उनमें मतलब हर नॉर्मल इंडिविजुअल में ये एक जीन होती है, एक प्रोटीन बनाती है। उस प्रोटीन का नाम होता है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। CFTRP भी बोलते हैं इसको, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन। ये हमारी बॉडी में एक सप्रेस करके रखता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन को। तो ये जो इनहेरिटेड डिजीज़ है, जाहिर सी बात है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब है जीन में डिफेक्ट। कौन सी जीन में डिफेक्ट? CFTR जीन में डिफेक्ट। और ये जीन किस क्रोमोसोम पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लंग्स काफ़ी डैमेजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। अब एक सामने आपकी पिक्चर है बेटा, यहाँ पे आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक हेल्दी आर्टरी नज़र आ रही है, सॉरी एक हेल्दी एयरवे लिखा हुआ है। ठीक है जी, और जो बराबर वाली जो बेटा एक ब्लड वेसल है उसमें लिखा हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप देख सकते हो कि बेटा म्यूकस कितना ज़्यादा जमा या एक्युमुलेट होने की वजह से एयर फ्लो कितना हद तक ऑब्स्ट्रक्ट या मुतासर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है बेटा ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसकी एक और पिक्चर है बेटा आप लोगों के लिए हाजिर है। एक और पिक्चर अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूँ उसमें, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी एग्जैगरबेशंस, यानी कि सर इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, एक्सेसिवली सॉल्टी स्वेट है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक इंसफिशेंसी है,
एक्सोक्राइन फंक्शन आपको पता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो फिर मज़ीद जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एड करता है या हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन माल एब्जॉर्प्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, वो मैंने आपको इंसुलिन की बात करी। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलियरी सिरोसिस, सिरोसिस का मतलब एक फोड़ेनुमा स्ट्रक्चर्स, गॉल स्टोन्स, हेपेटिक स्टीटोसिस, इसका मतलब है आपके सर हेपेटिक यानी कि जो आपका लिवर है उसमें बहुत ज़्यादा सिरोसिस, सीवियर सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन को स्टीटोसिस भी कहते हैं। हेपेटिक का मतलब लिवर। इसमें देखो आप लोग बेटा क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है, कॉन्जेनिटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वास डिफरेंस है। आई नो ये मुश्किल टर्म्स हैं, इतने ना भी करो तो मसला नहीं, इतना सब आता नहीं है बेटा, लेकिन बस इतना जान लो कि डायबिटीज़ होने के चांसेस, गॉल स्टोन होने के चांसेस, आपके एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस, ये सब चांसेस ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। और क्रोमोसोम नंबर 7 याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है, अच्छा इसके बाद एक और टॉपिक है बेटा, इसके बाद सवाल करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक भी बता देता हूँ। उसमें अगर मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊँ, उस टॉपिक का नाम है बच्चों हंटिंगटन्स डिजीज़। अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, Huntington's disease is one of several trinucleotide repeat disorders. Trinucleotide repeat disorders which are caused by the tri का मतलब 3, न्यूक्लियोटाइड मतलब आपको पता है बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होते हैं। एक अगर मैं ईच न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो आपको पता है बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें एक आपका डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, उसमें आपका एक फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक उसमें आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, चाहे वो एडिनिन हो या ग्वानिन हो या साइटोसिन हो या थाइमिन हो। तो ये एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर का मतलब है कि इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड इतने ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। अब वो रिपीट होने का ये क्या पूरा सीन है, आप ज़रा देखिएगा बेटा। Huntington's disease is one of several trinucleotide repeat disorders which are caused by the length of a repeated section of a gene exceeding a normal range, a genetic defect on chromosome number 4. सिस्टिक फाइब्रोसिस के अतबार से बेटा आप लोग याद कर लीजिए क्रोमोसोम नंबर 7, एंड हंटिंगटन्स डिजीज़ के अतबार से बेटा आप लोग याद कर लीजिए क्रोमोसोम नंबर 4। क्या चीज़ें होती हैं इसमें बेटा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स, और ये इतना ज़्यादा रिपीट हो जाता है ये वाला एक सीक्वेंस, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज कर जाती है। आई नो ये थोड़ा अजीब सा साउंड लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी इस नेक्स्ट पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली तौर पे समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। सो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है बेटा, जनरली पीपल हैव फ्यूअर देन 36 repeated glutamines which results in production of the cytoplasmic protein huntingtin। एक साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है हंटिंगटन, ये नॉर्मली जनरली लोगों में पाया जाता है बेटा। इस प्रोटीन का नाम है हंटिंगटन, और ये किस तरह पैदा होता है बेटा, ये आपका होता है बहुत से बहुत 36 या उससे कम रिपीटेड ग्लूटामीन से। आपको पता है बेटा ये जो डीएनए है इसमें जो बहुत सारे डीएनए को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं और हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें, डीएनए, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस, और एक नाइट्रोजनस बेस सॉरी, ठीक है जी। और आपको पता है कि ये डीएनए का एक सेगमेंट कहलाता है जीन, जीन बनाते हैं प्रोटीन, और ये जो ये जो बेसिस होती है, जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होती हैं, या ये जो 3 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं ये मिलके बनाती हैं, अब इनको कहते हैं कोडॉन्स। जीन से मिलके बनता है प्रोटीन, ठीक है जी। और यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये जो अमीनो एसिड्स हैं, और हर प्रोटीन में आपको पता है बेटा क्या चीज़ें होती हैं, हर प्रोटीन मिलके बनता है अमीनो एसिड से। तो एक अमीनो एसिड का नाम है जिसका नाम है ग्लूटामीन। ये नॉर्मली हर इंसान की बॉडी में होता है, और ये जो है ये एक प्रोटीन है बेटा इसके अंदर, और ये एक प्रोटीन बनाता है। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि 36 रिपीटेड यानी कि क्रोमोसोम नंबर 4 में 36 या 36 से थोड़ा सा कम रिपीट होते हुए एक प्रोटीन बनाता है नॉर्मली, जिसका नाम होता है हंटिंगटन प्रोटीन। हाउएवर अ सीक्वेंस ऑफ 36, लेकिन अगर ये 36 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, ग्लूटामीन बहुत ज़्यादा हो जाए, हाउएवर अ सीक्वेंस ऑफ 36 or more glutamies results in the production of a protein which has different characteristics. This altered form called MHTT, mutant HTT, increases the decay rate of certain types of neurons.
न्यूरॉन्स का समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को, यानी कि नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं। क्या मतलब कि 36 से ज़्यादा बार ये रिपीट हो जाए, कई बार रिपीट हो जाए ये वाला सीक्वेंस ट्राइन्यूक्लियोटाइड का ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, तो बहुत ज़्यादा ग्लूटामीन हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल ग्लूटामीन की जो तादाद है, जो मिकदार है, जो कंसनट्रेशन है, उसकी वजह से एक प्रोटीन बन जाता है, जिस प्रोटीन का ये जो एक एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक बीमारी कॉज करता है। उस बीमारी का नाम ही हंटिंगटन्स डिजीज़ है, और इस प्रोटीन का नाम, इस ऑल्टर्ड और इस एबनॉर्मल प्रोटीन का नाम होता है MHTT, म्यूटेंट हंटिंगटन्स म्यूटेंट HTT। तो HTT से मुराद आपको पता है बेटा क्या है? HTT हंटिंगटन से, जो H फॉर हन हो गया, टिंग का T हो गया, टिन का T हो गया, तो HTT, तो म्यूटेंट हंटिंगटन। ठीक है जी, तो इसका क्या नाम हो गया? म्यूटेंट हंटिंगटन। ये वो खतरनाक प्रोटीन है जो कि अब बन चुका है, क्योंकि सर एक क्रोमोसोम में, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 4 में जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड का जो रिपीट डिसऑर्डर यानी कि जो ग्लूटामीन है, वो 36 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट हो गया, बहुत बार रिपीट हो गया। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बहुत आसानी से अगर मैं समझाऊँ तो बेटा ये लिखा हुआ है इसमें, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें बेटा? सबसे ऊपर लिखा हुआ है जीन विदाउट हंटिंगटन्स डिजीज़, बराबर में लिखा हुआ है नॉन म्यूटेटेड हंटिंगटन प्रोटीन, और बराबर में उसके बराबर में लिखा हुआ है हेल्दी न्यूरॉन। अगर मैं बात करूँ जीन विदाउट हंटिंगटन्स डिजीज़, तो नॉर्मली बेटा क्या लिखा हुआ है? अंडर 35 CAG रिपीट्स। ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड है। C फॉर आपको पता है क्या होता है? साइटोसिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन। ये अंडर यानी कि 35 के अंडर वो बहुत से बहुत 35 तक रिपीट हुआ हुआ है। यहाँ पे भी हमने वही जिक्र किया था बेटा। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमने यहाँ इस स्लाइड में 36 लिखा हुआ है। आपको पता है बेटा इंटरनेट की स्लाइड्स हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है इसकी। तो आप अगर आप इसको डिटेल में देखो तो 35 36 के मतलब इन शॉर्ट 36 के अंडर तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा? उसके नीचे लिखा हुआ है जीन विथ हंटिंगटन डिजीज इंक्रीज CAG रिपीट्स, यानी कि सर एक ही क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम नंबर 4 में ये जो CAG का जो ऑर्डर था ये 36 से या 35 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 36 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, अब क्या है बेटा? अगर मैं इसको दोबारा बैक टू नॉर्मल देखूं, अगर ऐसा ही सब मामला चलता रहता था तो हमारे पास नॉन म्यूटेटेड हंटिंगटन प्रोटीन बनता था। ये रहा नॉन म्यूटेटेड, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई और ये नर्वस सिस्टम पे कोई असरअंदाज नहीं होता था। और इसका मतलब एक असर पॉजिटिव वे में क्या था कि ये न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है उनको। आप कह सकते हो क्यों कि न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने से मुराद ये है कि ये आपकी नर्वस सिस्टम पे इस तरह एक की रोल एक ये प्रोटीन प्ले करता है, क्योंकि एक न्यूरॉन भी एक सेल है बेटा। सेल विदाउट प्रोटीन इज़ ज़ीरो, जिस तरह सेल विदाउट वाटर इज़ ज़ीरो, तो न्यूरॉन को भी ये प्रोटीन चाहिए होता है। बात समझ में आई? तो यानी कि जब न्यूरॉन हेल्दी रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कई नर्वस डिसऑर्डर से आप लोग बच सकते हो। अगर ये जो प्रोटीन है वो म्यूटेशन जिसमें हो जाए और इसमें म्यूटेशन के बाद ये MHTT प्रोटीन बन जाए, तो अभी न्यूरॉन्स क्या होगा बेटा? डीजेनरेशन स्टार्ट हो गई। न्यूरॉन्स डीजेनरेशन से मुराद अब आप कह सकते हो कि अब काफ़ी हद तक मेमोरी का मसला, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, थॉट, विजुलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ये डिस्टर्ब हो जाती हैं इस बीमारी में, हंटिंगटन्स डिजीज़ में। ठीक है जी, हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा, हमने SCID प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो लास्ट वीक अपलोड हुआ था बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। आज की क्लास में हम लोगों ने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा, हंटिंगटन्स डिजीज़ पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा। एक टॉपिक और है बेटा जो कि काफ़ी हद तक पूछा जाता है, एमनियोसेंटेसिस, वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम कुछ MCQs मैं आपको दूंगा और ये आपका टास्क यही होगा, आप 1-2 दिन बेशक ले लो। तो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने से पहले FB पे, यानी कि विच विल बी अपलोडेड इंशाल्लाह ऑन संडे, तो उससे पहले आप लोगों को आज ज़्यादा MCQs नहीं बेटा, कुछ हैं लेकिन वो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेंगे। तो आप अपने आंसर्स ज़रूर मुझे पर्सनल मैसेज पे, आप अपने आंसर्स FB के ग्रुप में ज़रूर शेयर या सेंड कर सकते हो। 2-3 बच्चों ने आंसर्स, 2 बच्चों ने स्टूडेंट्स ने दिए हुए, तो उनको भी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अच्छा लगता है जब आप लोग भी दिल लगा के पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेके। तो अब मैं आपको ये ज़रा बता देता हूँ, एक टॉपिक है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है जी, एमनियोसेंटेसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है, ये चैप्टर नंबर 7
मैंने जब लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी मैंने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, मैंने इसका जिक्र किया था। दोबारा बता देता हूँ बेटा, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहलाते हैं। प्री नेटल से मुराद है कि ये जब अभी बच्चे की बर्थ नहीं होती उससे पहले पहले, ठीक है जी, जस्ट बिफोर बर्थ तो नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि आप देख सकते हो कि एक इंजेक्शन के ज़रिए से ये जो बच्चा, ये जो एक मदर की यूट्रस में ये जो अभी मतलब इसमें ये मौजूद है, तो एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है बेटा एमनियोटिक कैविटी, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये एमनियन। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड से इस एक इंजेक्शन के ज़रिए से ये एक ऐसा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ भी पता चल जाती हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा एक प्रोसीजर माना जाता है। क्या लिखा है बेटा इसमें, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव टू डिटरमाइन एनी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, ये भी पिक्चर है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। एमनियोटिक फ्लूइड है, प्लेसेंटा नज़र आ रहा है आपको, फीटस है। फीटस और एम्ब्रियो में फ़र्क भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा एम्ब्रियो शुरू के 3rd मंथ तक का बच्चा, उसके बाद मतलब स्पेसिफिकली मैं इंसानों की बात करूँ, उसमें 3rd से लेटर ऑन 9 मंथ्स तक का जो बेबी कहलाता है वो फीटस कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा बेटा, इन एमनियोसेंटेसिस, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा जी, क्या लिखा है बेटा, इन एमनियोसेंटेसिस अ हॉलो नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द मदर्स एब्डोमेन इनटू द यूट्रस एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज ड्रॉन फॉर एनालिसिस। ठीक है जी, इसमें मदर की यूट्रस से ये एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉन किया जाता है, उसके बाद फिर इसको एनालिसिस के ज़रिए से एमनियोटिक फ्लूइड को देखा जाता है। और अगर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी होती है तो एक जेनेटिक काउंसलर, एक जेनेटिसिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस कपल को, स्पेशली उसकी मतलब उस बच्चे की मदर को ज़रूर बता सके कि ये इसमें जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट का क्या फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एमकेट के हवाले से सर इसमें बता दें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी आसान टॉपिक है। एमकेट के हवाले से बेटा इसमें आता है कि इसमें कौन कौन से ये किस हफ्ते से किस हफ्ते के दरमियान तक करवाया जाता है। ठीक है जी, तो ये अगर आप देखो तो इसमें कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ बुक्स में 14 से 20 हफ्ते लिखा हुआ है, कुछ में 15 से 20 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें देखो तो 14 से 20 वीक्स तक ये करवाया जाता है। और परेशानी ना, अगर 15 to 20 वीक्स भी है तो ऐसे ये जो सवाल है तो उसमें मैं आपको फिर प्रीफर करूँगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा जो वेरिएशंस होती है ना, ये किस हिसाब से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरनेट पे एमनियोसेंटेसिस वीक्स, ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 15 एंड 20 वीक्स। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये पूरा इंटरनेट से अभी के अभी बता दिया। आई नो थोड़ा काफ़ी मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें। तो 15 to 20 वीक्स, तो ये सबसे टॉप की वेबसाइट है, सबसे मोस्ट अपडेटेड है, तो आई विल गो विथ 15 वीक्स। अच्छा, लेकिन अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजिंग बात होती थोड़ी सी। एमनियोसेंटेसिस इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन 14 एंड 20 वीक्स। ठीक है जी, तो मतलब अब इसमें बस दुआ करो कि ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल नहीं है, क्योंकि इसकी आंसर की फिर 14/15 बननी चाहिए। ठीक है जी, तो उसमें क्या लिखा है बेटा, इस सवाल में जो मेजर जो चीज़ है वो बच्चे पूछते हैं मुझसे, क्लिनिकल कंडीशन है कि सर क्या ये एमनियोसेंटेसिस जो है वो 20 वीक्स के बाद भी करवा सकते हैं। यस, लेकिन वो डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, क्या सिवेरिटी आ चुकी है अभी उस केस में। तो एक प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ, एक प्रॉपर एडवाइस के साथ, एक प्रॉपर सीनियर एडवाइस के साथ यस वो डॉक्टर कर सकते हैं 20 वीक्स के बाद, लेकिन बहुत इसमें ख़तरनाक नतज भी आ सकते हैं। तो जो उसका काम है, जो उसका एक ड्यूरेशन है, उसी में आप रखो तो ये अच्छा है। ठीक है जी, बार बार करवाना भी सही नहीं है, वो फिर आपको पता ही ज़रा ख़तरनाक प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये देखने में आसान लगता है बेटा, तो इसलिए फिर अल्ट्रासाउंड ज़्यादा फिर उसकी वेव्स लगती हैं, फिर वो बच्चे के लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन का कोई भी कॉज हो सकता है। जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, म्यूटेशन का एक कॉज यूवी रेज भी हो सकता है, या एक यूवी रेज को अगर मैं अगर हटा दूं तो रेडिएशंस वगैरह ये सब भी हो सकती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में बहुत हद तक इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसके थोड़े से एमसीक्यूज़ बताता हूँ बेटा इस चैप्टर के।
इस चैप्टर का जो MCQ नंबर 1 है, क्या लिखा है बेटा, स्कूल से पढ़ो। इसमें लिखा है बेटा, अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम एडेनोसिन डियामाइनेज ADA डेफिशिएंसी विच इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव इम्यून डेफिशिएंसी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ये एक एंजाइम होता है SCID में। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव इम्यून डेफिशिएंसी है। ऑटोसोमल का मतलब अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम। रिसेसिव आपको पता है रिसेसिव एलील्स कौन सी होती है, ठीक है जी। द ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट वुड परमानेंटली क्योर द पेशेंट, ठीक है जी। इसमें से आप ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएं जो कि पेशेंट को परमानेंटली क्योर कर देगा। परेशानी हो ना, अभी मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, अभी आप लोग सिर्फ इसको देखो, कोशिश करो कि ख़ुद से करो, कोई मसला नहीं, कि गलती हो जाए। इंटरनेट से डायरेक्ट हेल्प लोगे तो अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोगों का फिर दिमाग का जो है वो कम चलेगा। तो कोशिश करो सॉल्व करने की। तो मैं इसलिए आपको सिर्फ सवाल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। कोई भी मिस्टेक होगी, मिस्टेक से इंसान सीखता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस सवाल आते हैं बेटा। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स वुड जीन थेरेपी बी लीस्ट इफेक्टिव, इसमें से जीन थेरेपी कौन से डिसऑर्डर्स में सबसे कम अफेक्टिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन्स डिजीज, सिकल सेल एनीमिया है, या टाइप 2 डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं या सारे प्रोसीजर्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़, बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सवाल नंबर 4 क्या बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स वुड जीन थेरेपी बी मोस्ट इफेक्टिव। अब इनमें से कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जीन थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सेप्ट, इनमें से ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एडवांटेजेस हैं इन पॉइंट्स में से एक्सेप्ट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एडवांटेज नहीं है, ठीक है जी। सवाल नंबर 6 क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, मेज़ वैराइटीज़, ये आप लोगों को अच्छा लगेगा जब आप लोगों को इसका आंसर इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और आई होप, आई प्रे, आई ट्रस्ट यू ऑल, मुझे आप लोगों को इतना ट्रस्ट है इंशाल्लाह कि बेटा आप लोग ज़रूर अच्छा परफॉर्म करोगे इस एक स्मॉल एक्सरसाइज में। मेज़ वैराइटीज़ आर बीइंग डेवलप्ड इन विच द लीव्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, एक मेज़ वैरायटी डेवलप की गई जिसके जो लीव्स हैं बेटा, इसको डेवलप करने के बाद इसके जो लीव्स हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है। द DNA कोडिंग फॉर दीज टॉक्सिक प्रोटीन्स वॉज इंसर्टेड, ठीक है जी। इस टॉक्सिक प्रोटीन्स की जो DNA कोडिंग है वो इंसर्ट की गई इनटू अ मेज क्रोमोसोम थ्रू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। मैनी पीपल आर अपोज टू दिस प्रोसेस, काफ़ी लोगों ने इसमें ऑब्जेक्ट किया। विच ऑब्जेक्शन इज़ बायोलॉजिकली नॉट वैलिड, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्शन है जो कि बायोलॉजिकली वैलिड नहीं है, जो कि गलत ऑब्जेक्शन है या था, ठीक है जी। तो ये सवाल आप लोगों के कुछ हाजिर है और भी मज़ीद करवाऊँगा। आप लोगों को जिस चैप्टर में पढ़ना है बेटा वो मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, यूनिफैक्टोरियल, मल्टीफैक्टोरियल, और एक टॉपिक मैं आपको और बता देता हूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लेना। टिश्यू कल्चर चैप्टर नंबर 4 में मैं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाऊँगा, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है टिश्यू कल्चर चैप्टर 4 में भी काफ़ी अच्छा गिवन है। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेना, प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह अगली जो लेक्चर्स हैं उसमें होपफुली चैप्टर 10 मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, एवोल्यूशन, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ कर आना। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात तो नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टीच करूँगा चैप्टर नंबर 10 और इसके बारे में और चीज़ें फिर बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।